चलो भाई, सुबह सुबह की ताज़ा क्लास शुरू करते हैं और चैप्टर रिवाइज करते हैं। आपका कौन सा बताओ? चैप्टर नंबर 7 है, नाम है इसका बताओ क्या? मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन मैं इस चैप्टर को प्यार से बुलाता हूँ, बताओ क्या? मीटिंग्स। मीटिंग्स के बारे में सारी बातें होती हैं इसमें। और ऐसा मान के चलिए कि आज तक जीवन में कोई एग्जाम नहीं गया है जिसमें मीटिंग्स का क्वेश्चन ना पूछा गया हो, 1, 2 या MCQ ना पूछे गए हों। क्या मेरी बातें समझ में आती है? तो जीवन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके जीवन में और एग्जाम के लिए भी। मीटिंग्स 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 मीटिंग्स, सुबह सुबह क्लास में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, हाँ जी। 7 बजे मैंने एक पूरा मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करके डाला उनका, CMA वालों का पूरा रिकॉर्ड कर दिया। 1.5 घंटे लगे, बाद में पता चला मैंने माइक ही ऑन नहीं किया। फिर मैंने उसे दोबारा रिकॉर्ड किया 1 घंटे के अंदर। तो टाइम तो थोड़ा रिड्यूस है लेकिन मेरा दिमाग खराब हो गया। और जैसे मैंने अपलोड किया विदिन 1 सेकंड बच्चा कमेंट कर रहा है, वोट फॉर CMA स्टडी मैट सॉल्यूशन। मैंने कहा भाई पहले मॉक टेस्ट कराया से देख ले। चलो कोई बात नहीं, हम आते हैं बड़े सुंदर और बड़े प्यारे सेक्शन। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 96। और नाम क्या है इसका? एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी बिजनेस को ट्रांसलेट किए जाते हैं। शायद अगर नहीं आपने लेक्चर देखा होगा तो पढ़ा होगा, अदरवाइज नहीं, कॉपी से पढ़ा है तो नहीं पढ़ा होगा। बताओ 4 बिजनेस कौन से हैं? अडॉप्शन, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, ठीक। तो मैं ना आज इस चैप्टर के साथ एक काम करने वाला हूँ, क्योंकि एक चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो मुझे एक एक पॉइंट पूरा रिवाइज कराना पड़ेगा। तो रिवीजन को 2 पार्ट में रखेंगे। पहले पार्ट में मेजॉरिटी जो हमारे प्रोविजन है जहाँ से क्वेश्चन आता है, प्लस उसके क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा दोबारा से। क्या मेरी बात समझ में आती है? फिर उतने हिस्से का पहले मैं मीटिंग का टेस्ट लेना चाहता हूँ। मतलब मॉर्निंग में आप आके टेस्ट देंगे और इवनिंग में मैं इसका दूसरा हिस्सा कराऊंगा। क्या मेरी बात समझ में? यानी कि आप आफ्टरनून में जब भी 5 बजे 6 बजे आकर टेस्ट दे सकते। मेरी बात समझ में आती है? ये इतना ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आज कराऊंगा मैं उतना मैं टेस्ट लूंगा पहले आपका आफ्टरनून वाली क्लास के बाद जब भी सर की होगी, और उसके बाद जो इवनिंग में आप आके टेस्ट देना, फिर इवनिंग में दोबारा से कराऊंगा। इसको 2 दिन लगेंगे हमें इन डिटेल वर्ड टू वर्ड पढ़ने में, वरना ऊपर ऊपर से तो मैं भी करा दूंगा। मुझे ऐसा लगता है मुझे इसमें वर्ड टू वर्ड पढ़ाना ही पड़ेगा, मतलब नो चॉइस। ठीक है, तो 96 पे आता हूँ। पहले AGM क्या होती है? कह रही है एक ऐसी मीटिंग होती है जो हर साल आपको रखनी पड़ती है, इसलिए इसका नाम पड़ा क्या? एनुअल जनरल। अब एनुअल जनरल मीटिंग हम 2 तरीके से रख सकते हैं। पहला, हमारी नई नई कंपनी बनी है तो पहली एनुअल जनरल मीटिंग को लेके प्रोविजंस अलग है और सब्सीक्वेंट AGM को लेके प्रोविजंस अलग हैं। जब मैं बात करता हूं कि पहली एनुअल जनरल मीटिंग कब हो जानी चाहिए, तो बोलते हैं जैसे साल खत्म हो जाएगा उसके 9 मंथ्स के अंदर अंदर एनुअल जनरल मीटिंग हो जानी चाहिए, और इसके लिए कोई एक्सटेंशन अलाउ नहीं है। मतलब रजिस्ट्रार के पास कोई पावर नहीं है कि जो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग है जो कि एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर के अंदर हो जानी चाहिए 9 मंथ्स के अंदर, उसका टाइम एक्सटेंड कर दे। क्या मेरी बात समझ में आती है? लेकिन क्या नॉर्मल अदर देन यानी कि सब्सीक्वेंट AGM जिसका टाइम लिमिट विदिन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर है, अगर वो आप चाहो तो कितने महीने के लिए बढ़वा सकते हो? 3 मंथ्स के लिए। तो इसका मतलब 2 प्रोविजन आ गए। AGM का क्या टाइम एक्सटेंड हो सकता है? तो प्रोवाइडेड कौन से AGM की बातें कर रहे हैं आप? अगर फर्स्ट AGM है तो नहीं हो सकता, सब्सीक्वेंट AGM है तो हो सकता है। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, मैंने यहाँ पर ना वो बना के बताया था आपको, टाइम गैप बिटवीन 2 AGMs। पहले फर्स्ट AGM का समझ में आया आपको? फर्स्ट AGM यहाँ पर मान लीजिए हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद यहाँ पर हमने 31 मार्च ईयर खत्म कर दिया, और कितना? विदिन 9 मंथ्स। और क्या लिखा हुआ? कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। उसके बाद आया सब्सीक्वेंट AGM। हमने कहा सब्सीक्वेंट AGM का मतलब ये जब अगला साल और खत्म हो गया, अब चले जा रही है कंपनी, तो विदिन 6 मंथ्स कराएंगे और उसे एक्सटेंड करा सकते हैं कितने? 3 मंथ्स के लिए। क्या फर्दर भी एक्सटेंशन मिल सकता है? आंसर इज नो। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ में आई? अब एक पॉइंट है, टाइम गैप बिटवीन 2 AGMs, 2 सब्सीक्वेंट AGMs शुड नॉट एक्सीड व्हाट? ये प्रोविजन अगर आपने पढ़ रखा है तो मुझे समझा सकते हो क्या? ये आप एग्जांपल से बता रहे हो, ठीक है। मैं अगर नॉर्मल तरीके से बताना चाहूँ जैसे किसी को, तो ऐसा समझिए, जैसे मैंने कहा ये 1/4/2023 है, ये 1/4/2024 है। अगर मान लीजिए वो ये कह रहे हैं कि 15 मंथ्स जब से जब भी पिछली वाली AGM हुई होगी वो एक्सपायर हो रहे हैं आपके 30/6/2023 को। कब एक्सपायर हो रहे हैं? 30/6/2023 को। जबकि मैं अगर यहां से 6 मंथ्स काउंट करूं तो वो कब खत्म होते हैं बता सकते हो? 30/9/2023 को। तो अगर यहां पर आकर मेरे 15 मंथ्स एक्सपायर हो रहे हैं, इन केस 15 मंथ्स क्या हो रहे हैं? एक्सपायर हो रहे हैं, तो मेरी ये वाली डेट काउंट की जाएगी या ये वाली डेट काउंट की जाएगी? कौन सी वाली? 30/6/2023 शुड बी द लास्ट ड्यू डेट फॉर कंक्लूजन ऑफ AGM, जब तक हो जानी चाहिए। इसका मैंने एक एग्जांपल लिखवा रखा है, आपको देखिए जरा ध्यान से। अगर मुझे 21-22 की कोई AGM रखनी है तो कब रखनी है? विदिन 6 मंथ्स। तो मैंने पहली तारीख को ही रख दी,
मेरा एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर हुआ, पहली तारीख को ही मैंने एजीएम रख दी, यानी कि 1/4/2000 कब 22 को। 1/4/2022 में आप 15 मंथ ऐड करिए फटाफट से, तो कितना होगा 1/4/2023 तक 12 हो गए और 3 महीने हो, यानी कि 4, 5 और 6, तो यानी कि ड्यू डेट क्या आई 1/7/2023 तक। क्या मेरी बात समझ में आई? लेकिन अगर मैं यहां से जब ये एंड खत्म हो रहा है, ये साल खत्म हो गया, इसके 6 महीने जाता हूं, वो तो 30 सितंबर में होते, तो उन्होंने कहा विच एवर इज अर्लियर। तो यानी कि रूल क्या बना कि आपको जो एजीएम रखनी है वो 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर के अंदर हो जानी चाहिए और विद इन 15 मंथ्स फ्रॉम द अर्लियर एजीएम विच एवर इज अर्लियर। ये रूल बन गया हमारा। आया समझ में मैंने क्या बोला है? ठीक, इन जनरल आपको 6 मंथ्स याद रखने हैं, ठीक है। अच्छा आगे चले हैं। अब क्या है, ये मैंने नोट्स इस तरीके से लिखे हुए कि आप इसे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर पाओगे। जैसे मान लीजिए मुझे बताइए लिखा हुआ है फर्स्ट एजीएम, तो आप क्या बोलोगे? फर्स्ट एजीएम शुड बी हेल्ड विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। इस तरीके से आपको है ना, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर जब भी एंड होगा उसका, ठीक। सब्सीक्वेंट एजीएम के बाद में बता दिया उसने, हर साल में एक कैलेंडर ईयर में तो होनी ही होनी चाहिए, एक रूल है, ये ध्यान रखिएगा। 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर के बीच में कोई ना कोई एजीएम पक्का होनी चाहिए। विद इन कितना 6 मंथ्स होना चाहिए, और टाइम गैप वाली बात मैंने यहाँ पर बता दी। ठीक, एक बार रोक देना उसको। मैं अभी क्या करने वाला हूँ, मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। तो पहला वाला पार्ट क्या था, 96 एजीएम का, इससे रिलेटेड हमने प्रोविजन पढ़ लिए हैं, ये सारे सेक्शन आपको पता ही है। मैंने कहा आ जाओ अब जरा एक बार इस वाले पॉइंट पे कि कहाँ होनी चाहिए एजीएम। एजीएम की बात चल रही है, तो ये छोटी बात है या बड़ी बात है, पहले तो ये बताओ। बड़ी बात है, नालायक, एजीएम है। कैसी बात है? एजीएम। बोलो मीटिंग का चैप्टर चल रहा है, पार्सल वाला है चल के, बेटा उठा लो, हम पढ़ाते रहेंगे लेकिन यहीं पे उठा लो। देखो कहाँ पर होना चाहिए, प्लेस कहाँ होना चाहिए, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी में। बस अगर आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कहाँ पर होनी चाहिए? सेम सिटी, टाउन और विलेज। और अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो वो चेंज कहीं पर भी कर सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उसके लिए चाहिए यूनैनिमस अप्रूवल। व्हाट इज मेंट बाय यूनैनिमस अप्रूवल? अगर एक व्यक्ति ने भी आपसी सहमति, वो वहां होता है भैया बिग बॉस में। हाँ, आपसी सहमति किसकी? मैंने कहा यूनैनिमस अप्रूवल का क्या मतलब है? हाँ, ऑल मेंबर्स की आपसी सहमति, ऐसे बोलो। यूनैनिमस वर्ड इज मोर इंपॉर्टेंट, कि सभी लोगों की आपसी सहमति होनी चाहिए और एडवांस में मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पहले मीटिंग कर ले और बाद में उनसे सहमति ले लें कि भाई आपको कोई दिक्कत तो नहीं थी, नहीं ये चीज़ तो पहले ही होनी पड़ेगी। मुझे लगता है अगर मैं एमसीक्यू में पूछ लो तो आधे बच्चे ढेर है इस चीज़ में, क्योंकि याद करो एक मीटिंग, एक मैंने पॉइंट बताया था कि अगर कंपनी सेक्रेटरी ने मीटिंग बुलाई है, नोटिस दिया है आपको, जबकि ओरिजिनल किसके पास होता है? डायरेक्टर्स के पास। और अगर कंपनी सेक्रेटरी ने दी है और मीटिंग हो गई और बाद में डायरेक्टर्स उसे रेटिफाई कर दे तो वो वैलिड मानी जाती है, और रेटिफाई ना करे तो इनवैलिड मानी जाती है, तो वो आफ्टर भी लिया जा सकता है। लेकिन इस केस में अगर आपको प्लेस चेंज करना है तो भाई पहले पूछना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक, अब आते हैं कंसिक्वेंस क्या होगा ये बताओ जरा। तो कह रहे हैं अगर मीटिंग आप बियॉन्ड टाइम रख लेते हो तो भाई मीटिंग तो होगी ना, टाइम लिमिट में नहीं हो पाई कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आप बाद में कर सकते हो, लेकिन उसके लिए फाइन लगेगा। तो पहले शुरुआत में हमें दे देना कितने रुपए? 1 लाख रुपए बस। और अगर 10 दिन लेट करते हो तो क्या हो जाएगा? 50,000 रुपये। मैंने कहा 2 महीने लेट हो गए तो कितना हो गया? 3 लाख रुपये। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट एजीएम हेल्ड करने की, तो फर्स्ट एजीएम में तो 9 मंथ्स के बाद से शुरू हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ किसकी? सेकंड एजीएम, सब्सीक्वेंट एजीएम की, तो ओरिजिनल टाइम 6 मंथ्स है, उसके बाद ये लगना शुरू हो जाएगा। एक्सटेंशन मांगे तो एप्लीकेबल फीस वो मांगेगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, वो प्रिस्क्राइब फीस वो बताएगा। ट्रिब्यूनल क्या होगा ये बताओ जरा, ट्रिब्यूनल क्या करेगी? ऑन डिफॉल्ट ट्रिब्यूनल विल डायरेक्ट की क्या होना चाहिए, और इसके साथ पैसे के साथ साथ। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, उसके बाद में आया सेक्शन नंबर किस पे? 100 पे। 100 का क्या नाम क्या है? ईजीएम का मतलब क्या होता है? किस मीटिंग को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कहते हैं बताइए? एनी मीटिंग विच इज हेल्ड या कंडक्टेड इन बिटवीन 2 AGMs इज कॉल्ड EGM। और यहाँ पर इमरजेंसी बिजनेस डिस्कस किए जाते हैं अदर देन दोज बिजनेस, जो कि आपने ऑर्डिनरी बिजनेस में 4 पॉइंट्स पढ़े थे। और जो भी इसके अंदर लिए जाते हैं उसके लिए लिखी जाती है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। व्हाट इज मेंट बाय एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट? दैट मीन्स कि जो भी टॉपिक है उससे जिस भी पार्टीज के राइट्स वगैरह इफेक्ट हो रहे हैं, अमाउंट क्या है उसकी, ये सारी चीज़ें आपको पहले बतानी पड़ेंगी। ये है हमारा सेक्शन नंबर 100। मीनिंग पढ़ते हैं। एनी जनरल मीटिंग बिटवीन 2 AGMs, क्या ये कंपलसरी होती है? बिल्कुल भी नहीं। स्पेशल बिजनेस होगा और स्पेशल बिजनेस के साथ क्या होगा? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। ध्यान देना जरा मेरी बात को।
अगर मेंबर्स चाहें तो क्या मीटिंग बुला सकते हैं? अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल कर जाए तो हाँ, आगे मैं बताऊंगा इस चीज़ को। यस, मेंबर्स बुला सकते हैं, तो मेंबर को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। कम से कम कितने होने चाहिए? 1/10। आपको ऐसा याद है कुछ 1/10 होना चाहिए उनके पास वोटिंग पावर या ऐसा कुछ पेड अप शेयर का? ठीक है। अब मैंने कहा जब वो मीटिंग बुलाएंगे तो उसमें उनको मीटिंग का मुद्दा बताना है या समझाना भी है कि क्यों, रीजन भी बताने हैं? सिर्फ मुद्दा बताने हैं, रीजन नहीं बताने। पढ़ के आया करो मेरी क्लास में, पीटूंगा अगली बार से। सिर्फ मुद्दा बताना है, रीजन नहीं बता रहे। लेकिन जब जब एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की बात आएगी तो वो कंपनी हेल्ड करा रही है तो कंपनी को सारी बातें बतानी है कि भाई क्यों है। जैसे मान लीजिए इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर है, कितने शेयर है, किसको इशू किए जा रहे हैं, बताना पड़ेगा। पेड अप शेयर कैपिटल को आप कम कराना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, ऑथराइज को, कुछ भी, तो कितनी अमाउंट से बढ़ाना चाहते हो, क्या सोच रहे हो, बायबैक करना है, बोनस, मान लीजिए बोनस इशू करना है। ऑर्डरी बिजनेस में आएगा, स्पेशल बिजनेस में आएगा। स्पेशल बिजनेस तो क्या बताना पड़ेगा कि बोनस इशू किस किस को कर रहे हो, किस रेशो में कर रहे हो, कितनी अमाउंट का सोच रहे हो, कौन से रिजर्व यूज करोगे। यस, सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी। इसी को बोलते हैं एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। तो दो जगह मैं भी कंफ्यूज होता था पहले, मैं वही समझा रहा हूं आपको कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट और रीजन फॉर मीटिंग, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तो अगर मेंबर्स मीटिंग रखवाना चाहते हैं तो उनको सिर्फ मुद्दा बताना है, रीजन नहीं बताना क्यों रखवाना चाहते हैं। लेकिन अगर कंपनी कोई स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्ट करे तो उसके साथ साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इज मस्ट। क्या ये दोनों बातें अलग अलग समझ में आई आपको? ठीक है। कह रहे कौन बुला सकता है, इसी में ये बात आएंगी। कह रहे पहले 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 किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पता होना चाहिए। उन्हें कह रहे अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक तो खुद से बुला सकते हैं जब उन्हें लगेगा कोई स्पेशल बिजनेस हो रहा है, या फिर मेंबर्स एप्लीकेशन देंगे, रिक्वेस्ट देंगे किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, भाई आप ईजीएम बुलाओ, ये मुद्दा है। और उसी समय की बात मैं आपको बता रहा हूँ, वो मुद्दा बताएगा, कारण नहीं बताएगा। लेकिन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास कितना टाइम है बताना? 45 डेज। कितना टाइम है? 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, जब उसे रिसीव हुई है। और अगर वो विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन ना कर पाए तो विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन मेंबर्स बुला सकते हैं मीटिंग वैलिडली। कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। ये सारी बातें मैंने आपको बता रखी, कहानी की तरह बिल्कुल याद है। ठीक, नेक्स्ट कह रहे अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गधे हैं तो मैंने कहा वही विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्विजिशन। आप एक्सपेंस जो है, एक्सपेंस को इनकर करना और एक्सपेंस को बियर करना, ये दो अलग बातें हैं। एक्सपेंस इनकर कौन करेगा? मेंबर्स। बियर कौन करेगा? कंपनी। इसका मतलब रिम्बर्समेंट ले लेंगे वो। क्या मेरी बात समझ में आती है? ये एक्सपेंस क्यों होते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। मीटिंग कंडक्ट करवाने के लिए एक्सपेंस होते हैं, नोटिस भेजना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। ठीक, अच्छा। कह रहे हु में रिक्वेस्ट, कह रहे मेंबर हैविंग व्हाट 1/10 के बराबर या उससे ज्यादा। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना वो आएगा एग्जैक्ट 1/10 का, तो आपको ये भूल जाओगे कि 1/10 था या उससे ज्यादा था। तो यहाँ पर बराबर, इक्वल टू और मोर देन है 1/10, या फिर उसके पास क्या होने चाहिए? वोटिंग राइट्स। दोनों में से एक चीज होनी चाहिए। ठीक है। मैनर क्या होगा? कह रहे आप डिपॉजिट करेंगे रिक्विजिशन फॉर्म में, साइन करेंगे रिक्विजिशन, और मैटर शुड बी कम्युनिकेटेड विदाउट रीजन। ये बात मैं आपको समझा रहा हूँ, इसे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के साथ मर्ज मत कर लेना और गड़बड़ हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है। उसके बाद सर नोटिस के बारे में बताओ कुछ। नोटिस हमारे पास होना चाहिए 21 डेज क्लियर नोटिस। अब इस क्लियर वाली बात को मैं क्लियर करता हूँ आपसे। देखो मैं सिर्फ खुशी से पूछूंगा आज, पता नहीं मेरी क्लास में कोई बच्चा मुझे पहले नज़र में पता चल जाए ना, पढ़ के नहीं आया, वो मेरा दुश्मन बन जाता है उस क्लास के लिए। इधर सुन लो, आज कौन सी डेट है? 7 अक्टूबर को मैं चाहता था मीटिंग हो, तो मुझे कब तक नोटिस दे देना चाहिए? पैर में ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? तो मारूंगा उसी पैर में अगर गलत बता दिया तो। पढ़ के नहीं आते मेरी क्लास में, ये मुझे पता है। डेट पूछी है मैंने, अभी मैंने क्या बताया था? विद इन 21 डेज क्लियर डेट। काउंट करो। ए भगवान मुझे उठा ले, मुझे आज मीटिंग करनी है, मीटिंग। अरे घुटने में तो नहीं लगी तुम्हारे? 1 मिनट, घुटने में तो नहीं लगी ना? नालायक दिमाग है तुम्हारा वहां पे। मैं कह रहा हूं आज मीटिंग रखनी है तो 28 अक्टूबर को नोटिस दूंगा कि मीटिंग है आज। आगे ज्यादा है पीछे ज्यादा है? पढ़ना जरा एक बार। ये नोएडा नहीं है, हम परी चौक से जा रहे उधर जा रहे। नालायक की नंबर लाइन है गधे। अब बताओ मैं क्यों जाऊं? आप जाओ, पैर में ही तो लगी है, दिमाग में थोड़ी ना। जाओ। देखो अब मैं तीनों को पीटूंगा इस बात पे। डेट बताओ, बाकी तीनों को। तुम तो पिटोगे अक्टूबर में। ये करो ना, अब हो गया फेल। ओ एक और घुटने वाले भाई साहब आए, करो ना ये।
कब तक मुझे नोटिस दे देना चाहिए? आप डेट बताओ, मुझसे आपसे मुझे बहुत उम्मीदें हैं। आप देखो गलत बताएंगे। 14 सितंबर 14 सितंबर 14 सितंबर। अब मैं काउंट करता हूं। मैंने कहा भाई 7 अक्टूबर को तो भूल ही जाना, दिस इज द डेट ऑफ मीटिंग, इट शुड बी एक्सक्लूडेड। और जिस दिन नोटिस दोगे उस दिन को भी ऐड मत कर लेना। तो पहले मैं अक्टूबर में 6 दिन काउंट करूंगा। अक्टूबर में कितने? 6 हट गए, पूरा अक्टूबर चला गया। अब मुझे और कितने दिन चाहिए? 21 डेज क्लियर नोटिस चाहिए, तो मैं 21 डेज बैक आ जाऊंगा सितंबर में। तो 21 डेज अगर बैक आऊंगा सितंबर में तो कौन सी तारीख को पहुंचूंगा? जी नहीं, 21 डेज नहीं, 6 तो यहाँ पर आ गए हम, तो 15 दिन पहले आएंगे। तो 15 दिन पहले आए तो क्या बचा? 15 सितंबर। लेकिन जिस दिन नोटिस दूंगा उसको भी काउंट नहीं करना है आपको, तो क्या होगा? 14 सितंबर। मैंने कहा मैंने 14 सितंबर को पोस्ट कर दिया है। तो बताओ ये सही किया है गलत किया? मैंने नहीं बताया, मैंने कहा 14 सितंबर को मैंने पोस्ट किया है। 14 सितंबर डेट आपने और तीनों गधों ने बताई। एक मिनट, तो मैं तो गधे ऐसे ही बोल रहा हूँ, हाइपोथेटिकल सिचुएशन। अभी 2 लोगों का कन्वर्सेशन चले, बीच में नहीं बोलना। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आप पढ़ के नहीं आए और मैं पीटूंगा आज आपको, क्योंकि आप सारे, ये भी मैं ही बताऊं? ये कैसे हो सकता है? एक भी बात सही नहीं बताई आज तुमने पूरी क्लास में। तुम बताओ भाई, पोस्ट कर दिया मैंने, आप बताओ। क्या करो मतलब? अब 2 दिन पहले, जी हाँ। तो अगर पोस्ट करने वाले हो आप तो 48 आवर्स ट्रांसमिशन के लिए अलग से रखने हैं आपको। तो 14 सितंबर इज द राइट आंसर अगर पोस्ट वाला डिस्कशन ना किया जाए। लेकिन जैसे ही पोस्ट आ जाएगा तब आप 12 सितंबर बोलेंगे। मेरी बात समझ में? दीज आर द 48 आवर्स ऑफ 25 अगर कहीं गलती से भी लिख दिया ना तुमने आंसर में, ऐसे काट देगा वो पूरा आंसर। हाँ, 21 + 2 23 और +2 25, यही करना। तो प्रोविजन मत समझ लेना। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? ये क्या पढ़ा रहा हूँ मैं, बता रहा था। नोटिस का टाइमिंग पढ़ा रहा हूँ मैं, जो तुम रिवाइज करके नहीं आए आप, बस आप। अगर ये सेक्शन 8 कंपनी होती तो क्या होता? उसको 14 दिन चाहिए होते। अब सुनना जल्दी मेरी बात। अगर पोस्ट कर दिया हमने सेक्शन 8 कंपनी के केस में, तो क्या वहाँ 48 आवर्स ऑफ ट्रांसमिशन लगते हैं या नहीं लगते हैं? बात कर रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ, बताओ। लगेंगे, सिंपल, उसमें क्या दिक्कत है? अब सुनो जरा मेरी बात ध्यान से, रुक जाओ। मैंने कहा मैंने नोटिस डाला और इस दिन पब्लिक हॉलीडे निकल गया गलती से। तो अब मैं सक्सीडिंग डे लूंगा या प्रीसीडिंग डे? कौन सा डे लूंगा? जी नहीं, आप पब्लिक हॉलीडे वाले दिन मीटिंग शेड्यूल ही नहीं कर सकते, आप गधे हो। आप गधे हो। आप पब्लिक हॉलीडे वाले के दिन के हिसाब से अगर काउंट करोगे तो नोटिस ही इनवैलिड होगा। पब्लिक हॉलीडे निकल गया का मतलब क्या है? 6 तारीख को पता चला गांधी जयंती है, 7 तारीख को होती नहीं। लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूं, पब्लिक हॉलीडे में बोला है मैंने, जो पहले से डिक्लेयर्ड होते हैं, नॉट इमरजेंसी हॉलीडेज। क्या मेरी बात समझ? तो ऐसा केस कुछ अप्लाई होगा नहीं इस केस में, ठीक है? क्लास में पढ़ के नहीं आए हो तुम आज। तो उसने कहा नोटिस इशू कर देना है आपको 21 डेज क्लियर। शायद आपको 21 डेज क्लियर समझ में आ गया होगा। और कंडक्ट कर लेनी है मीटिंग कितने? विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्विजिशन। वो रिक्विजिशन वाले केस के लिए है। मैंने कहा अच्छा। नेक्स्ट आया है नोटिस। नोटिस कौन भेजेगा और किसको भेजेगा? तो बाय होम वर्ड का मतलब क्या होता है? कौन भेजेगा? तो कौन भेजेगा? और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस पावर को डेलीगेट कर सकते हैं किसको? इफ नोटिस इज गिवन विदाउट अथॉरिटी, क्या उसे रेटिफाई किया जा सकता है? यस।
और मीटिंग क्या रहेगी, वैलिड। लेकिन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सर्टिफाई ना करेगी, इन्होंने हमसे पूछ के नहीं बोला है, तो क्या मीटिंग वैलिड रहेगी? आंसर इज नो। ये पूछा जा सकता है हमसे एमसीक्यू में। ठीक, उसके बाद किसको देंगे बताइए ज़रा, 4 लोग बताओ। बस ऑफिशियल रिसीवर जो भी होता है, और लास्ट में क्या था, ऑडिटर्स और डायरेक्टर्स। 4 लोगों को देखें, 4 लोगों के नाम बताओ बिना देखने। टाइम लिमिट क्या है, कह रहे 21 डेज क्लियर नोटिस है। क्या क्लियर हो गया है ये वाली बात? हाँ, एक्सेप्ट एनपीओ कंपनी को 14 डेज का देना पड़ता है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और प्लस 48 आवर्स ऑफ ट्रांसमिशन इन केस पोस्ट से दे रहे हैं अगर आप, तो ठीक है। उसके बाद शॉर्टर नोटिस भी दे सकते हैं क्या? हाँ, शॉर्टर नोटिस का प्रोविजन आप मुझे समझाएंगे। अप्रूवल होती है कि उन्हें कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि हमारी कंपनी हमें शॉर्टर नोटिस देगी, हम मान जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। ये वाले जो एजीएम के लिए है वो 95% मेंबर्स एंटाइटल टू वोट हैं। एजीएम बड़ा मुद्दा है, तो जिनके राइट्स अफेक्ट हो रहे थे वोट करने के, एंटाइटल टू वोट वर्ड का मतलब ही क्या है कि आप उनके राइट्स अफेक्ट हो रहे होंगे तभी आपको वोट दिया जा रहा है, वोट का राइट दिया जा रहा है। तो आपके एटलीस्ट 95% मतलब होता है एग्जैक्ट 95% भी चल जाएगा और उससे ज़्यादा। और अगर एजीएम नहीं है तो क्या होगा? ईजीएम के लिए मेजॉरिटी इन मेंबर्स एंड 95% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। मतलब समझा नहीं मैं? जी हाँ, ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अगर मेजॉरिटी इन मेंबर्स वर्ड का मतलब क्या होता है जरा ध्यान से देखो। मैंने कहा मान लीजिए मेरे पास टोटल 1000 मेंबर्स हैं। अब 1000 मेंबर्स में से मैंने कहा 5 मेंबर्स के पास 40% कैपिटल है हमारी, और 600 मेंबर्स आके मुझसे बोल रहे हैं कि शॉर्टर नोटिस के लिए वो एग्री कर गए हैं, जिसमें ये 5 शामिल नहीं है। क्वेश्चन समझ आया? दोबारा बताओ, तो क्या वैलिड माना जाएगा? नहीं माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। इसका मतलब आपको नंबर्स में भी मेजर होना है, प्लस पेड अप शेयर कैपिटल 95% से ऊपर चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक, फिर आते हैं किस पे? कोरम। कोरम बड़ा सुंदर से पॉइंट है। क्या कहता है कि कम से कम कितने लोग आ जाएं जब हम मीटिंग शुरू कर दें। एक बार मैं किसी को गुस्से में, क्या व्हाट्सएप पे मारने का भी ऑप्शन होता है क्या? पता नहीं होता ना, पेरेंट्स कॉल कर रहे हैं क्या? तो कोरम का मतलब होता है कि भाई मुझे मीटिंग स्टार्ट करनी है, तो मीटिंग स्टार्ट करने के कितने घंटे पहले कम से कम कोरम प्रेजेंट होना चाहिए? पटकी मार के मारूंगा तुम्हें, समझ में आया? मतलब पटक दूंगा उठा के। फास्ट है तुम्हारा? नहीं बताएंगे, मैंने मना कर रखा है। हाँ जी, टाइम याद नहीं है। 24 या 48, चलो मैंने ऑप्शन दे दिया। वेरी गुड। 30 मिनट्स पहले या बाद में? मीटिंग स्टार्ट होने के बाद। मीटिंग स्टार्ट कर देंगे बिना कोरम के? पढ़ क्यों रहे हो नालायक? मीटिंग स्टार्ट हो गई, उसके 30 मिनट तक आप इंतजार देखेंगे, बिफोर थोड़ी है वो, तो डाउट में क्यों चलेंगे? देख क्यों रहे हो उसके अंदर? मीटिंग स्टार्ट होने के 30 मिनट के अंदर अंदर आपको वेट करना है। कोरम अगर प्रेजेंट हो गई तो फिर आप बिजनेस को ट्रांजैक्ट करना शुरू करेंगे, जो भी आपने एजेंडा में मुद्दे लिखे थे उनको लेके वोटिंग शुरू कराएंगे। क्या मेरी बात समझ में आती है? अब सवाल आया मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स को क्यों बोल रहे हैं कि इतने को कम से कम प्रेजेंट होना चाहिए, ऐसा क्या चक्कर है? जैसे मान लीजिए मैंने कहा मुझे क्लास रखनी है, इनको कॉलेज जाना है, इनको कॉलेज जाना है, इनको ज़रूरी काम से बीमार पड़ना है, 3 बच्चे एब्सेंट। कितने बच्चे एब्सेंट हैं? 3। क्या मेरी बात समझ में आती है? हाँ, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? तो खाली बची इशिता, तो क्या मुझे क्लास रखनी चाहिए? आंसर इज नो।
ऐसे ही कहते हैं कि जब एक कंपनी के अंदर कितने नंबर ऑफ मेंबर्स है ये बताओ, तो उन्होंने कहा हम बहुत ज़्यादा की तो बात ही नहीं करते, लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी है तो 2 मेंबर से जब कंपनी शुरू हो सकती है तो भाई मीटिंग भी शुरू हो सकती है। मेरी बात समझ में आई? तो अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो कम से कम 2 लोग भी अगर प्रेजेंट हो गए तो भाई मीटिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि नोटिस तो हमने सबको दिया है, नहीं आ रहे तो हम क्या करें? ये बात समझ में। लेकिन अगर मैंने कहा प्राइवेट कंपनी के अंदर 300 मेंबर है तो कम से कम कितने लोग चाहिए? 300 हो कैसे सकते हैं प्राइवेट कंपनी में? ये सच में कहीं किसी कंपनी में जाएंगे, इनसे पूछे किस गधे से पढ़ के आए हो तुम? प्राइवेट कंपनी में होते हैं, प्राइवेट कंपनी में 300 होते हैं। शट अप। तो उन्होंने कहा अगर मान लीजिए फिर आ जाइए मेंबर्स पर, तो अगर 1000 मेंबर्स है तो क्या है 5, 15, 30 पब्लिक कंपनी के लिए, कि अगर 1000 मेंबर तक है 1000 एग्जैक्ट भी है तो भी कितने होंगे 5, 1001 से लेके 5000 तक कितने होंगे 15, और 5001 से लेके आगे कितने भी ले जाइए आप तो कितने होंगे? क्या इसको लेके क्वेश्चंस भी बने हैं आगे जाके बहुत सारे? आंसर इज यस। क्या मेरी बातें समझ में आती? ठीक। कह रहे कोरम एक्सेप्ट, पता नहीं क्या लिखा है, समझाओ तुम, एक स्केल ला के रखो। अरे माता रानी को पता है जनवरी में पेपर आएंगे, और अगर कॉपी में क्यों नहीं लिखा आपने? लेक्चर नहीं देखा क्या ढंग से? कॉपी में लिखा है? छोड़ो छोड़ो चलो कोई बात नहीं। क्या मतलब है इसका? जो लोग लिखे हुए समझ में नहीं आ रहा, पता होगा ना, लेकिन अगर लेक्चर देखा होगा तो पता है। यही बात है सारी। लेक्चर देखा था? हाँ पता है, ये वाली बात नहीं पता, अभी तो कूटूंगा पकड़ के, रुक जाओ। ये तो ऐसा होना चाहिए कि यहाँ से अगर कट जाए ना तो मीटिंग के प्रोविजंस निकलने चाहिए। पता है आपको? इतना बढ़िया पढ़ाया मैंने, इतने बढ़िया सुंदर नोट्स बनाए। बताओ क्या है ये? भाई कौन है? हाँ भाई चिरंजी लाल, नोट से पढ़ के आया हूं मैं, पीडीएफ से लिखा हुआ है पीडीएफ में। तो क्या समझ आया इससे? समझाओ। इतना गलत, इतना मतलब इतना बेहुदा इंसान कैसे हो सकता है कोई जीवन में? इतना बेहुदा आंसर। जी हाँ, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की जब काउंटिंग की जाती है तो वो बोलते हैं पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। पर्सनली प्रेजेंट मतलब साक्षात आप खुद। लेकिन क्या आप प्रॉक्सी भी अपॉइंट कर सकते हैं? हाँ, लेकिन कह रहे कोरम की काउंटिंग में हम प्रॉक्सीज को काउंट नहीं करते हैं इन जनरल। लेकिन क्या प्रेसिडेंट साहब को बुलाएं हम इंडिया के आपकी मीटिंग में? आंसर इज नो। तो कह रहे प्रेसिडेंट साहब की जो प्रॉक्सी होगी वो पर्सनली प्रेजेंट मानी जाएगी। दोबारा से बता रहा हूं मैं, मीटिंग स्टार्ट करने के लिए कोरम चाहिए होती है। कोरम के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं वो पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। जो प्रॉक्सी लगा रहे हैं उसे पर्सनली प्रेजेंट नहीं मानेंगे, लेकिन कुछ केसेस में पर्सनली प्रेजेंट मान लेंगे अगर वो खुद भी ना आए तब भी। तो पहला केस कौन सा है बताओ जरा? प्रेसिडेंट। आपके स्टेट के कौन? गवर्नर। वो नहीं आएंगे, किसी को भेजेंगे तब भी पर्सनली प्रेजेंट ही मानना पड़ेगा आपको। और लास्ट में कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट चल के तो आएगी नहीं। अब आपको एग्जाम में पता है क्वेश्चन क्या देगा? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बताओ जरा। तो तुम कहोगे ना ना ना, वो थोड़ी चल के आएंगे, मोदी साहब। तो क्या बताया मैंने इन 3 लोगों के बारे में? समझाओ। और मीटिंग को कोरम में काउंट करके उसे स्टार्ट कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आएगी? अब यहीं से फेंक के मारो और मुझे उल्टे आंसर मिले दो। हमारा एसी ठीक नहीं हो रहा था, हमने इस एसी को शिफ्ट कराया 1 महीने पहले। कितने महीने पहले? 1 महीने पहले। और इसे पैसे लगाए इसमें 4-5 हज़ार रुपये। और जो फर्स्ट वाला रूम है ना उसमें, अब मैं उसे 1 महीने से कॉल कर रहा हूँ। पहले उसकी लीकेज थी 5-7 दिन, वो मतलब चला नहीं पा रहे थे उसको। 7 दिन के बाद उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई आगे, मतलब जब से वो हमने शिफ्ट कराया उसमें पैसे लगाए वो चल नहीं रहा। 1 महीने से मैं उसे प्यार से कॉल कर रहा हूँ, नहीं हुआ। मैंने आज उसे कॉल किसी दूसरे नंबर से की और उसे बता दिया रात को 10 बजे तेरे साथ क्या होने वाला है। और आज 2 लोग यहाँ पे आके काम कर रहे हैं। तो ये दुनिया प्यार से सुनने वाली नहीं है, ये मैंने सच में ऑब्जर्व कर रखा है। मैंने कहा 10 बजे जिम बंद हो जाती है जिसमें लोग निकल जाते हैं, और तुम्हें घर से उठवाऊंगा, जिम में बुलाऊंगा और तुम्हें तोड़ूंगा पकड़ के, और किसी को क्या नाम है बुला के नहीं लाओ, मतलब मैं नहीं और लोग, कोई बात नहीं, पीटूंगा।
ऐसा कोशिश करूंगा आपको कोर्जन से डराने की, अंडी इन्फ्लुएंस तो लगा नहीं सकता, ऐसा कुछ मैंने उन्हें बोला। और देखो आज काम कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम नहीं पढ़ रहे और मैंने तुम्हें एक दिन भी कूट दिया ना, सच बता रहा हूँ, तुम एक दिन भी ऐसा नहीं होगा जो बिना पढ़े आ जाओ। मेरी क्लास में बिना पढ़े नहीं आना बिल्कुल भी। पीपी का मतलब क्या है? जी हाँ, काउंटिंग ऑफ कोरम हो गया। 30 मिलियंस क्यों लिखा है यहाँ पर? मिनट्स है वो। तो इफ कोरम इज नॉट प्रेजेंट विद इन 30 मिनट्स ऑफ स्टार्ट, जब मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है, आपने बोला था लेकिन डाउट में नहीं रहना ना आपको। क्यों सोचने लगे? आपका नाम क्या है? अगर मैं पूछ लूं दोबारा, वो पहले ही सोचने लगे, ये नालायक चालू बच्चे। खुशी, अगर तुमने ये पॉइंट नहीं बताया तो आज तो मैं पहला पीटने वाला शुरू कर दूंगा। रिक्विजिशंस कैंसिल क्यों हो जाएंगे? और यहाँ पे लिखा एडजर्न हो जाएंगे। मैंने कहा ऐसा कैसे? उधर मत देखो। हाँ, अरे कल संडे मिल गया ना तुम्हें, वो कैसे? बीमारी में पढ़ा नहीं जाता तुमसे? तो ये बोल रहे हो ना आप पढ़ के नहीं है, अभी तो आप बोलते पढ़े। किस चीज का? आज तुमने मैसेज नहीं किया और मैंने क्वेश्चन तो मैंने क्वेश्चन मार्क भेजा था ना, उसका रिप्लाई कर रहे थे सर मैं कितने बजे उठी थी और मैं भूल गई। तुम बताओ क्या मतलब है इसका? रिक्विजिशन कैंसिल हो जाएगा। ये गई पढ़ाई ऐसे। दो दिन का टाइम दिया था तुम्हें पढ़ने के लिए। तुम बताओ, तुमने तो नोट से पढ़ा था, क्या फायदा पढ़ाने का? संडे था ना बीच में। तुम्हें तो एक ही मारा मैंने। दो नहीं, अब तो संडे था। तुम बताओ, एक मिनट, अगर इस चैप्टर के प्रोविजन भी तुम्हें याद नहीं है ना तो लॉ में कुछ नहीं हो सकता। फिर बताओ। जी हाँ, अगर मेंबर्स की एप्लीकेशन में मेंबर्स ने ही कहा क्लास रखो और मेंबर्स ही नहीं पहुंचे तो वो क्लास एडजॉर्न नहीं होगी, वो क्लास क्या होगी? कैंसिल। मेंबर्स ने बोला सर ये चैप्टर रिवाइज कराना, हम खुद रिवाइज करके आएंगे, और अगर मेंबर्स कह रहे हैं कि हम रिवाइज करके नहीं आए तो मतलब मेंबर्स खत्म। मेरी बात समझ में आती है नहीं आती? तो इसका मतलब अगर कोई एजीएम या ऐसी मीटिंग है, चाहे ईजीएम ही क्यों ना हो, अगर मान लीजिए कंपनी ने बुलाई है और आपका कोरम प्रेजेंट नहीं हुआ है, आपका कोरम प्रेजेंट नहीं हुआ, तो उस मीटिंग में, जैसे मान लीजिए आज दिन कौन सा है? मंडे है आज दिन कौन सा है? मंडे। इतना याद है? जाते ही लग गया? जाते ही लग गया क्या? अगर आज मंडे है, मीटिंग सुबह शुरू होनी थी 10 बजे, 10:30 बजे तक कोई कोरम प्रेजेंट नहीं हुआ, मतलब अगर 5 लोग चाहिए थे तो 4 थे, 15 थे तो 14 थे या 10 थे, जितने भी थे, तो ये मीटिंग एडजॉर्न मान ली जाएगी। और एडजॉर्न कब होगा? कंपनी बताएगी। कहाँ होगी? कंपनी बताएगी। लेकिन अगर कंपनी कुछ ना बताए तो विद इन सेम डे, मतलब नेक्स्ट वीक में मंडे को इसी टाइम पे इसी प्लेस पे मान ली जाएगी, और उसका कंपनी के ऊपर बाउंडेशन है कि आपको एटलीस्ट 3 डेज प्रायर नोटिस देगी। चेंज हुआ तब। क्या मेरी बात समझ में आती है? अगर कुछ नहीं बताया, तभी तो बता रहा हूं मैं आपको, कुछ नहीं बताया तो सेम डे होगा। क्या मेरी बात? लेकिन मेंबर्स ने कोरम मीटिंग अपॉइंट की, खुद ही एब्सेंट हो गए तो कैंसिल होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? भाई साहब क्या लिखा हुआ है नोट से? कुछ नहीं होता भाई, 1 घंटा निकाल के अगर देख लेना तो 1 घंटा निकाल के से पीटूंगा ना, जिस दिन समझ में आ जाएगा। संडे वाले दिन में तुम पढ़ के नहीं आए। क्या मतलब है इस वाले डी का? एक बार ऑफिस में बता दो। आपने नहीं बोला? विद इन सेम डेट, डेट, टाइम, प्लेस, ये सब लिखा हुआ है। तो सी का मतलब क्या है? सिटी। वेरी गुड। और अगर चेंज है तो 3 दिन का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। इस 3 दिन के प्रायर नोटिस में अगर कह रहे हैं एडजॉर्न मीटिंग है, सुनो जरा ध्यान से, एडजॉर्न मीटिंग है, उसमें कोरम प्रेजेंट नहीं है, तो क्या करेंगे हम? क्या होगा? बताओ बताओ।
क्यों? जी हाँ भाई, एडजॉर्न मीटिंग है ना, पहली मीटिंग में मिनिमम लोग नहीं है, हमने दूसरा मौका दिया उसमें भी नहीं है, तो भाई जितने भी आए ना, चाहे 1 2 3 कितने भी, मान लेंगे कि वैलिड है और अपने बिजनेस को ट्रांजैक्ट कर देंगे। लेकिन अगर ये मेंबर्स वाली मीटिंग हुई तो क्या होगा? अगर दोबारा भी कोरम प्रेजेंट नहीं हुआ तो वो तो कैंसिल हो चुकी थी। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, उस केस में अप्लाई नहीं होता। समझ में आया चिरंजी लाल? पढ़ लिया करो लेक्चर से। ये है पार्ट 1। अब आते हैं किस पे? पार्ट 2 पे। एजीएम की मैंने सारी बातें बता दी आपको, ठीक है। ईजीएम की बता दी, नोटिस की बता दी, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की मैंने आपको बता दी। क्या है इसमें? 102(2)(a) में ऑर्डनरी बिजनेस है तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आपको नहीं चाहिए। हाँ, 102(2)(b) में अगर स्पेशल बिजनेस है तो उसके साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट चाहिए, ठीक है। कोरम से रिलेटेड हमने सारी बातें पढ़ ली हैं। चेयरमैन से रिलेटेड बातें बाद में बताऊंगा, लेकिन प्रॉक्सी से रिलेटेड बातें आज ही बताऊंगा। तो आते हैं सबसे पहले किसमें? प्रॉक्सी में। प्रॉक्सी होता कौन है? जब कोई व्यक्ति खुद ना आए, लेकिन अपनी जगह किसी और को अपॉइंट करना चाहता है, तो क्या वो कर सकता है? आंसर इज यस। क्या वो कर सकता है? यस। मैंने कहा फिर एक बात बताओ, सेक्शन 8 कंपनी के मेंबर्स नहीं कर सकते, और मेंबर्स अगर किसी को प्रॉक्सी अपॉइंट करेंगे तो वो सेम मेंबर होना चाहिए, आउटसाइड नहीं हो सकता। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक। फिर मुझे समझ में नहीं आया कि प्रॉक्सी, पहले ही पढ़ लो क्या क्या कर सकता है, कह रहा बोल नहीं सकता। फिर यहाँ पर आता है हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। क्या ये इसका ग्रामेटिकल वर्ड है या रीजनेबल कंस्ट्रक्शन? रीजनेबल। वोट बाय शो ऑफ हैंड्स कर सकता है बिना बोले, और नॉट काउंटेड नहीं कर सकता, और नॉट काउंटेड, लेकिन बैलेट में वोट कर सकता है। बैलेट समझते हो? वोटिंग बाय पर्ची वगैरह में। नॉट काउंटेड फॉर कोरम में ही काउंट नहीं होगा, वो हम पहले ही बता चुके हैं। लेकिन एक्सेप्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया है। पी का मतलब, एस का मतलब बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक। लेकिन क्या कर सकता है? और वोट कर सकते। पोल हम क्यों डिमांड करते हैं? मैंने कहा भाई चेयरमैन अपॉइंट हो रहा था, हमें समझ में नहीं आया, पोल डिमांड कर दिया हमने, भाई चेयरमैन को चेंज करो। ऐसा था चेयरमैन वाले मुद्दे में। हाँ ठीक, पहले शो ऑफ हैंड से होता है ना। हु कैन बी अपॉइंटेड करें? एनी पर्सन आप अपॉइंट कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी सेक्शन 8 कंपनी है तो उसी कंपनी के जो भी मेंबर होंगे वही अपॉइंट हो सकते हैं। कैन एक्ट प्रॉक्सी। मुझे आप ए और बी प्रोविजन समझाइए। इसका मतलब हम अगर 5 लोग हैं, 50, तो आप लोग अगर मान लीजिए मुझे अपना प्रॉक्सी अपॉइंट करना चाहते हो और मैं इस कंपनी का नहीं हूं, तो क्या मुझे अलग अलग व्यक्ति काउंट किया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ कोरम? एक मिनट, सुनो, मैंने कहा 1 2 3 4, एक सेकंड, मैंने कहा 1 2 3 4 आप मेंबर्स हैं कंपनी के, नॉर्मल मेंबर्स हैं। आपने मुझे अपॉइंट किया, आपने भी मुझे अपॉइंट किया, आपने मुझे अपॉइंट किया, आपने भी मुझे अपॉइंट किया। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जब कोरम काउंट होगा तो मुझे एक व्यक्ति काउंट किया जाएगा या 4? मैं 50 की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ जब कोरम काउंट होगा, यानी कि मैं 50 लोगों तक के रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ना। आंसर इज यस। तो क्या आपने गलत अपॉइंटमेंट किया है? आंसर इज नो। हाथ डालो, यहाँ से काट दूंगा यहाँ से। हाँ, तो अब जब कोरम की काउंटिंग होगी तो उसमें मुझे एक काउंट, हाँ, कोरम मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड अ वैलिड जनरल मीटिंग, उसकी जब काउंटिंग होगी तो क्या मुझे एक ट्रीट किया जाएगा या 4 अलग अलग? जी हाँ, ये पूछना चाह रहा था मैं। 50 बातें लगवा दी, मेरी गला दिखवा दी। साफ नहीं हो रहा मेरा, बोल बोल कर खराब हो रहा, पता नहीं ठीक ही नहीं हो रहा, सब कर लिया मैंने। हाँ भाई बताओ, क्या ये 50 और 10% समझ में नहीं आया मुझे? ठीक है, या फिर है या एंड है? हाँ, दो 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 दो, एक मिनट, 2%, 2%, 2%, 2%। आप मुझे चाहते हो अपॉइंट करना, कर सकते हो या नहीं कर सकते? आप सभी के पास 2% शेयर होल्डिंग कर सकते हैं। आंसर इज यस, बिकॉज 50 से भी कम है और आपके, लेकिन मैंने कहा अगर मान लीजिए एक और आ गया 4% वाला, नहीं तो मतलब फिर मुझे अगर एक इकलौता व्यक्ति है जो जिसके पास 25% शेयर होल्डिंग है और वो मुझे अपॉइंट करना चाहता है, क्या कर सकता है? कर सकता है, आगे नहीं बन पाऊंगा। ठीक, ऐसा कुछ था इसके अंदर।
और मेंबर होल्डिंग मोर देन है तो एक सिंगल पर्सन को, और वो किसी और के भी आप पे नहीं बन पाएगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? फिर आते हैं प्रॉक्सी फॉर्म। प्रॉक्सी फॉर्म क्या होता है? MGT 11। 11 का मतलब है 9 2 11 हो गया है, वो अपनी जगह किसी और को भेज रहा है। क्या मेरी बातें समझ में आती है? ठीक। डिपॉजिट करना पड़ेगा आपको कितने? एटलीस्ट 48 आवर्स। इसका मतलब एटलीस्ट 48 आवर्स वर्ड का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए मीटिंग शेड्यूल है 7 तारीख को, तो आप 5 तारीख तक ही प्रॉक्सी जमा कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप आओगे कि भाई मैं आना चाहता हूँ, 24 घंटे अभी हुए नहीं, अभी 24 घंटे है मीटिंग शुरू होने में, मेरी प्रॉक्सी फॉर्म सबमिट कर लो, तो नहीं हो पाएगा। आपको प्रॉक्सी फॉर्म सबमिट करने के लिए एटलीस्ट कितने घंटे चाहिए? 48 आवर्स। क्या मेरी बात समझ में आती है? मैंने कहा अच्छा मुझे प्रॉक्सी अगर इंस्पेक्ट करनी है तो मैं कब करूँगा? तो पहले मुझे एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, कितने दिन पहले? जी हाँ, अप्लाई करना पड़ेगा। और जब शुरू होगा प्रॉक्सी इंस्पेक्ट करने की प्रक्रिया, वो 24 घंटे बिफोर मीटिंग एंड ड्यूरिंग द कंक्लूजन एंड तक होगा। कभी भी आप चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आर्टिकल्स में प्रोवाइड वाला प्रोवाइड आपको पता होगा, ये मैंने आपको AOA में समझाया था। एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस तो आप स्ट्रिक्ट बना सकते हो, लेकिन और हाँ यही बोला एंट्रेंचमेंट वर्ड का मतलब स्ट्रिक्ट बनाना है आपको। तो आप स्ट्रिक्ट बना रहे हो या इसमें कम कर रहे हैं? हाँ, इसका थोड़ा प्रोविजन है ही उल्टा, शायद मैंने पढ़ाते समय भी बताया होगा आपको। एक बार स्टडी मैट में निकालेंगे इसको, फिर चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं इंस्पेक्शन। कौन इंस्पेक्ट कर सकता है? कह रहे कोई भी मेंबर। कैसे करेगा? 3 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा, 24 घंटे पहले चेक कर सकते हैं। थोड़ी कन्फ्यूजन है, इसको लेकर आप ध्यान रखिएगा। नोटिस 3 दिन पहले देना है, लेकिन चेक आप कर सकते हो कब? 24 घंटे से पहले, ठीक है। व्हेन कब कर सकते हो? नॉट लेस देन 24 आवर्स और टिल द कंप्लीशन ऑफ द मीटिंग या कंक्लूजन ऑफ मीटिंग, आप ऐसा बोल सकते हैं। या मैंने बिल्कुल सुंदर चार्ट बना के समझाया है। क्या मेरी बातें समझ में आती है? ठीक है। अदर प्रोविजन क्या है? कह रहे बताओ ज़रा। फॉर्म नंबर क्या है इसका? MGT 11 है। और कंपनी अपना खुद का भी फॉर्म नंबर बना सकती है, कोई भी दिक्कत वाली बातें नहीं है। क्या प्रॉक्सी वोट कर सकता है? आंसर इज नो। कैसे नहीं कर सकता? लेकिन क्या पोल से वोट कर सकता है? यस। अब मुझे ये वाला पॉइंट बताओ। अगर मान लो प्रॉक्सी मैंने भेजा और मीटिंग में मैं आ गया और दोनों ने वोट कर दिया, तो क्या होगा? मेंबर का वोट काउंट करेगा। क्या प्रॉक्सी को हम रिवोक भी कर सकते हैं? आंसर इज यस। 2 तरीके से, रिवोकेशन जैसे की जाती है वैसे, या फिर किसी दूसरे प्रॉक्सी को अपनी जगह अपॉइंट कर लूँगा, तो इसका मतलब पुराना वाला गया। बात समझ में आती है? ठीक है। 8-3 हो गया। चेयरमैन की बातें मैं आपको बताऊंगा कल। अब मैं आता हूँ सीधा सीधा किस पे, बताओ ज़रा। मिनट्स वगैरह बाकी की प्रोविजन आप अच्छे से रिवाइज करके आएंगे। इसके अलावा अब मैं आता हूँ सीधा सीधा क्वेश्चंस पे, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ किए जाएंगे? क्या मैंने क्वेश्चन कराए थे पहले? कराए थे फर्स्ट लेक्चर में ही। एक सेकंड, इसमें क्वेश्चन नहीं कराया मैंने, देखा ही नहीं तुमने। क्वेश्चन कराए मैंने दोनों के अंदर। क्वेश्चन मतलब एग्जाम्पल्स भी कराए थे क्या मैंने? बताओ जरा, कौन से एग्जाम्पल नंबर से शुरू किया था? 5। तुम्हें याद नहीं? मैंने इतने साल पहले पढ़ाया था, मुझे सब याद है। 5 एग्जाम्पल से शुरू करवाया था, लेकिन अब मुझे नहीं मिल रहा है। तो बढ़िया है ना, हमें और मिल गए। चलो मैं पहले क्वेश्चन पे आता हूँ। एग्जाम्पल्स आप मार्क करके लाना, कल पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। कि कौन से पेज नंबर पे, हमारा बहुत ज़्यादा समय। हाँ जी कल है टेस्ट। आपको खुद ही समझना है कि चैप्टर बड़ा थोड़ा सा वास्ट है, लिखने की प्रैक्टिस होनी ही पड़ेगी। देखो, और इसके तो क्वेश्चन सच में इंटरेस्टिंग होते हैं।
अगर आपने पढ़े हो तो कौन सी तारीख को क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, देखो खुशी पढ़ो आप। जनरल मीटिंग शेड्यूल हुई है कौन सी तारीख को? 15 अप्रैल को। कौन सी तारीख को? 15 अप्रैल 2022 को। कितने बजे शेड्यूल हुई है? 3 बजे। तो पहली चीज़ तो 3 बजे हो सकती है या नहीं हो सकती? बिजनेस आवर्स कब से शुरू होते हैं? 9 से 6। ठीक। एज पर द नोटिस ऑफ द मेंबर्स हु आर अनेबल टू अटेंड द मीटिंग इन पर्सन कैन अपॉइंट अ प्रॉक्सी एंड प्रॉक्सी फॉर्म इज ड्यूली फाइल्ड शुड बी सेंड टू द कंपनी एज एटलीस्ट 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग। क्या ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि नोटिस के साथ प्रॉक्सी फॉर्म अटैच करके दे? आंसर इज येस। और उसे बताए कि आप ड्यूली अपॉइंट कर सकते हो। मिस्टर एक्स अ मेंबर ऑफ द कंपनी, उसने अपॉइंट किया है मिस्टर वाई को एज हिज प्रॉक्सी एंड द प्रॉक्सी फॉर्म डेटेड 9/4 वाज डिपॉजिटेड। मीटिंग कब होनी है? 15 तारीख को। अगर मैं इसके 48 आवर्स पहले जाऊं तो 13 तारीख आ गई, तो मुझे प्रॉक्सी कब मिल गया है? 9 तारीख को। क्या चल जाएगा? यस। उसके बाद मिस्टर वाई विद द कंपनी एट रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है, वो कौन से दिन पहुंचा है? 11 तारीख को, चल जाएगा। सिमिलरली अनदर मेंबर कौन? मिस्टर डब्ल्यू, जिसको 2 सेपरेट प्रॉक्सी देनी है, 2 इंडिविजुअल्स। क्या एक व्यक्ति 2 प्रॉक्सी भेज सकता है? आंसर इज यस, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा एक तो मिस्टर एम है और एक मिस्टर एन है। मिस्टर एम की जो प्रॉक्सी है वो 12 तारीख को पहुंच गई, मैंने कहा 13 से पहले पहुंच गई ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड द प्रॉक्सी फॉर्म इन फेवर ऑफ एन वॉज डिपॉजिटेड ऑन 14 तारीख। मैंने कहा भाई ये गड़बड़ है, ठीक है, तो इसको हम नहीं मानेंगे। ऑल द प्रॉक्सीज वाई जो है पर्सनली प्रेजेंट है बिफोर द मीटिंग अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन हु वुड बी द पर्सन्स अलाउड टू रिप्रेजेंट एज प्रॉक्सीज ऑफ द मेंबर एक्स एंड डब्ल्यू। तो मैं बोलूंगा आपसे कौन कौन से मेंबर्स हो गए भाई? एक्स और वाई और एम, 3 लोगों को हम मान सकते हैं। तो कौन सा? एक्स तो मेंबर है, मतलब कौन सा क्वेश्चन था ये? Thus, in case of member X, Y will be permitted to vote on his behalf as for the appointment of proxy was submitted within the permissible. However, in case of W, proxy M and not proxy N would be permitted to vote as per the proxy authorization note was deposited in less than 48 hours. तो बिल्कुल सिंपल आंसर है। देखो कितना सिंपल प्रोविजन है, लिखने का तरीका आप देखेंगे और मुझे इस तरीके से लिख के दिखाएंगे। क्या मैं पढ़ के दिखाऊँ एक बार? समझ में आता है? ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन था? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। मिस्टर एम एच मैकेनिक्स कंपनी लिमिटेड, वट इज मेंट बाय लिमिटेड? पब्लिक कंपनी है। सर्व्स अ नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग अपॉन इट्स शेयर होल्डर्स। द नोटिस स्टेटेड दैट द इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर वुड बी कंसीडर्ड। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये ऑर्डिनरी बिजनेस है, स्पेशल बिजनेस है। स्पेशल बिजनेस क्योंकि ऑर्डिनरी नहीं है। आगे मिस्टर ए एक शेयर होल्डर है इसी कंपनी का, कंप्लेन्स दैट द इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर वॉज नॉट स्पेसिफाइड फुल्ली इन नोटिस। इज द नोटिस इशूड? स्पेसिफाइड वर्ड का मतलब है नंबर्स वगैरह नहीं बताए गए होंगे क्या है क्या नहीं है। क्या कंपनी को स्वेट इक्विटी शेयर से रिगार्डिंग जो उसने नोटिस भेजा उसे वैलिड मान लिया जाएगा या वैलिड नहीं माना जाएगा? तो वैलिड नहीं माना जाएगा बिकॉज इट इज़ अ स्पेशल बिजनेस और उसके साथ क्या होनी चाहिए? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट होनी चाहिए, जो कि उसने बताई नहीं। तो मैं गया क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो उसे बताना है कि भाई अगर आप अदर देन एनुअल जनरल मीटिंग है कोई बिजनेस ट्रांजेक्ट करना चाहते हो और कुछ गड़बड़ हो रही है तो इसमें आपको बताना पड़ेगा। ये 2 पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं कि क्या बताना चाहिए मैं। तो हमने कहा हमें बताना चाहिए नेचर ऑफ कंसर्न और इंटरेस्ट और फाइनेंशियल अदरवाइज इफ एनी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी आइटम जो भी है एवरी डायरेक्टर और मैनेजर का अगर कुछ है या कोई भी की मैनेजर पर्सन का है तो आपको बताना पड़ेगा। दूसरा, अगर कोई और एनी अदर इन्फॉर्मेशन और फैक्ट दैट में इनेबल द मेंबर्स टू अंडरस्टैंड द मीनिंग स्कोप एंड इंप्लीकेशन ऑफ द आइटम्स ऑफ द बिजनेस। तो ये वाला पॉइंट इसके लिए नहीं है। ये वाला पॉइंट किसके लिए है बताओ जरा? इस वाले पॉइंट के लिए है कि जब आप बता रहे थे कि स्वेट इक्विटी शेयर्स के नंबर्स वगैरह नहीं बताए आपने, कितना है कैसे है, तो ये सेकंड पॉइंट के अंदर फॉल करेगा। इन द गिवन केस ऑब्जेक्शन जो है वैलिड है और नोटिस जो है गड़बड़ है। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक। ये कौन सा क्वेश्चन था? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ट्यूलिप गार्डन्स लिमिटेड मेंटेन्स रजिस्टर ऑफ मेंबर रजिस्टर ऑफ, ये तो चलो उस मेंबर्स वाला बात आ गई है। फॉलोइंग वैलिडिटी ऑफ द विद रेफरेंस टू रेलियम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है एंड लॉजिस्टिक कॉल्ड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग upon the requisition of the members. However, the meeting was adjourned on the ground that the quorum was not present at the meeting. Advise the company. क्या होगा भाई? क्या होगा बताना जरा? कैंसिल्ड होगा। तो हम क्या करेंगे? तो हम एडजॉर्नमेंट को लेके प्रोविजन बताएंगे। 4 नंबर का आएगा तो हम बताएंगे कि भाई मेंबर्स अगर कोई भी मीटिंग एडजॉर्न हो जाती है तो वो सेम डे वो सारी चीज़ें होती है, और अगर ये मेंबर्स की मीटिंग है तो उस पर क्या मान ली जाती है? कैंसल्ड मान ली जाती है। इन द बिगिन केस क्योंकि ये रिक्विजिशन की मीटिंग थी इसलिए से क्या मान लिया जाएगा? कैंसिल, और उसके आगे की कोई प्रोविजन नहीं है। जोराब गारमेंट्स लिमिटेड ने एक नोटिस दिया है जनरल मीटिंग अपने मेंबर्स पे। द नोटिस स्टेटेड दैट रिजोल्यूशन टू इंक्रीज द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। बताइए नॉर्मल बिजनेस या स्पेशल बिजनेस? कंसिडर्ड एट सच मीटिंग। रोशनी अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी कंप्लेंट दैट द अमाउंट ऑफ प्रपोज इंक्रीज वाज नॉट स्पेसिफाइड। इज द नोटिस वैलिड? नो, नोटिस वैलिड नहीं। ऊपर वाले आंसर की तरह बिल्कुल सेम लिखेंगे, वही प्रोविजन इसके अंदर आएंगे। ठीक है। एग्जाम, ये कौन से वाले प्रोविजन की बात होगी? पहले वाले या दूसरे वाले? दूसरे वाले। अदर इन्फॉर्मेशन विच विल इनेबल द मेंबर्स टू अंडरस्टैंड द स्कोप वगैरह। ठीक है। एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो उन्होंने किया है। करें इन एन एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल
80 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, क्या है 80 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट और बाय प्रॉक्सी होल्डिंग देम 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर डिमांडेड अ पोल। चलो पोल वाला प्रोविजन तो मैंने अभी कराया नहीं है आपको। सूर्या एक शेयर होल्डर, उसने नोटिस दिया है इंस्पेक्ट करने का प्रॉक्सी का 5 दिन पहले, क्या दे सकता है? यस, एटलीस्ट 3 दिन पहले है तो उससे पहले तो दे ही सकता है। मीटिंग शेड्यूल एंड अप्रोचेस द कंपनी 2 days बिफोर, कंपनी के पास अप्रोच करेगा 2 दिन पहले, करे लाओ चेक कराओ शेड्यूल मीटिंग से, व्हाट इज द लीगल पोजीशन इंस्पेक्ट और डिमांड और इंस्पेक्शन, तो वो गलत है। आपने एप्लीकेशन जो दी है वो ठीक है क्योंकि वो टाइम लिमिट के अंदर और टाइम लिमिट विद इन 3 days होता है, लेकिन जो आप चेक करने पहुंच गए हो वो गलत है क्योंकि वो ओपन होता है फॉर इंस्पेक्शन विद इन 24 आवर्स फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ पेपर, यानी कि बिफोर 24 आवर्स और ड्यूरिंग द टिल द कंक्लूजन ऑफ मीटिंग आप चेक कर सकते हैं। तो वो आप मेरे ख्याल से आंसर पढ़ लेंगे और आंसर लिखने का तरीका इनसे सीख लेंगे। प्रोविजन में तो कहीं गड़बड़ होगी नहीं, आप आंसर राइटिंग सारे बच्चे अच्छे तरीके से देख के आएंगे, ठीक है। और इन्फोटेक लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई, बताओ कब? 1/4/2018। कोई भी जनरल मीटिंग अभी तक कंपनी ने नहीं की है 30/4/2020 तक, मैंने कभी समझाता हूँ 31 मार्च 2019 तक उनका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया होगा। फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ तो 9 महीने जोड़ दो, उसमें कितना हो जाएगा? 31 दिसंबर 2019। तब तक आपको फर्स्ट एजीएम कर लेनी चाहिए थी, लेकिन आपने नहीं की है तो उसका टाइम लिमिट भी एक्सटेंड नहीं होगा, तो आपके ऊपर गड़बड़ हो जाएगी, बात खत्म, ठीक है। डिस्कस द प्रोविजन ऑफ द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी एंड पावर ऑफ द रजिस्ट्रार टू ग्रांट एक्सटेंशन ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। मैंने कहा नो पावर, ये है जुमला, क्योंकि ये किसकी बातें की जा रही है बड़ो? फर्स्ट की बातें की जा रही है, इसलिए एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। सब्सिक्वेंट होता था एक्सटेंशन मिल जाता, इस बात को हम बता के जाएंगे एग्जामिनर को, हमें पता है। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है। अब आते हैं कुछ काउंटिंग वाली बातों पे। 11th क्वेश्चन करें, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ डीजीए वाटर टैंक्स लिमिटेड रिक्वायर द पर्सनल प्रेजेंस ऑफ कितने? 7 मेंबर्स टू कंस्टिट्यूट अ कोरम ऑफ जनरल मीटिंग। मैंने कहा एक बात बताऊं जरा आपको, कौन सी कंपनी है ये? पब्लिक कंपनी, और मेंबर्स कितने हैं इसमें? 965, यानी कि अप टू 1000 तो मिनिमम 5 होने चाहिए। लेकिन क्या उसके आर्टिकल्स हायर अमाउंट को दे सकते हैं? यस। क्या लोअर अमाउंट कर सकते हैं? नो, वो अगेंस्ट चला जाएगा कंपनीज एक्ट के, ठीक है। फॉलोइंग पर्सन वर प्रेजेंट इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग टू कंसीडर द अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। कह रहे ए एक रिप्रेजेंटेटिव है गवर्नर और उत्तर प्रदेश, क्या माना जाएगा या नहीं? बताओ क्यों? एक तो गवर्नर ऊपर से कहाँ का? स्टेट का, और ऊपर से कौन सा स्टेट? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तो काउंट किया जाएगा। तो मेरे पास कितने लोग हो गए? ए। आगे चलते हैं। बीएनसी प्रेफरेंस शेयर होल्डर है। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, किस बात की बात की जा रही है बताओ जरा, क्या करेंगे हम उसमें? मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे। क्या मैनेजिंग डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट का कोई भी लिंक है प्रेफरेंस शेयर होल्डर से? नहीं। तो जिनके पास कोई लिंकेज नहीं है उस एक्टिविटी का या उस रेजोल्यूशन का, तो उनके तो काउंट किए ही नहीं जाएंगे। डी रिप्रेजेंट कर रहा है वाई और जेड लिमिटेड को, क्या इसे अलग अलग काउंट करूंगा मैं? आंसर इज यस। और कितने व्यक्ति काउंट करूंगा? 2। मैंने कहा 2 व्यक्ति काउंट करूंगा, एक ही व्यक्ति को कोरम में। मैं तो रुका ही हुआ हूँ, तुम ही अपने आप से बोल जाकर बढ़ा रहे बातों को। एक ओ भाई साहब, अब तुमसे पूछ लूंगा ना, बताऊंगा। देखो अभी रुक जाओ, हाँ यही पूछूंगा ना, रुक जाओ अभी। मैं क्यों बताऊँ? क्वेश्चन पढ़ दिया मैंने। हाँ, एक बच्चा मेरे यहाँ से शनिवार का निकला हुआ मंडे रात तक आके ये कह रहा है कि मैं पढ़ के नहीं आया, 2 लेक्चर बस। कब से हुआ था फीवर? तो पूरे दिन तुमने पढ़ाई नहीं की? अगर तुम ऐसे पढ़े पढ़े भी लेक्चर देख लेते ना फीवर में, तब भी हो जाता। क्या चीज? क्या कह रहे हैं? लेकिन पहला लेक्चर तो 1.5 घंटे का, तो उसी में सब कुछ हो गया खेल। तो 4 घंटे कहाँ देख लिया? तो पहला देखा नहीं, दूसरा देख लिया। अच्छा, पहले वाले के आंसर देखे नहीं? देखो व्यक्ति क्रिमिनल कैसे फंसता है अपनी बातों में। पहले वाले के आंसर देखे नहीं और दूसरे पे पहुंच गए। एक मिनट, तुम रुक जाओ। और अब इसके बाद कोई टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने का, जो टाइम टेबल बना रहा हूं तुम्हारा। समझ में आ गई बात? गुड मॉर्निंग भेज दिया, पढ़े है नहीं। गुड मॉर्निंग भेजने से पढ़ लेता आदमी, पढ़ लेना, आगे से सर फोड़ दूंगा तुम्हारा क्लास में ही। नालायक, पढ़ के नहीं आते। आपको हर हालत में पढ़ना है। मान लीजिए, हाँ इस सिचुएशन में बताओ फिर क्या करते तुम? आप पढ़ते बच्चे पढ़ते लॉ के पेपर में, मतलब समझ रहे हो ना। मेरे साथ भी दुर्घटना हुई थी, लेकिन दिक्कत थी।
अब सोचो तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो, पेपर है इंटरमीडिएट लॉ का, और यूपी की तुम्हारी मम्मी है, तो क्या तुम्हें पढ़ने देगी? तो उन्हें कौन समझाए कि भाई दोबारा मेरे से नहीं पढ़ा जाएगा ये सब। ई एफ जी एच, पहले बताओ कितने लोग काउंट करूँगा, ये तो बताओ। भाई फीवर कहाँ हुआ है तुम्हें? मैंने ऐसे 3 लोग बताए थे जिनके केसेस में अपॉइंट करने देंगे, प्रेसिडेंट, गवर्नर, और तीसरा क्या था? ये कौन है? मैं थर्ड का पूछ रहा हूँ। नहीं, थर्ड का पूरा हुआ नहीं था ना, मैंने डांट के वापस रख दिया। हमारा कहा 2 होंगे उसके। हमारा नहीं है, मैंने पता है तुम्हें। क्या इनको काउंट करते हैं? नहीं। तो टोटल मिला के कितने लोग आए? 3। आने कितने चाहिए थे? 5 या 7? 5 और 7, विच एवर इज हायर। Could it be said that the quorum was present in the meeting? आप मेरी बात बताओगे। अभी तो मैं प्यार से ही बोल रहा हूँ, हंस के बोल रहा हूँ। तबीयत खराब थी तो मैंने भूत बना देता आज, मार मार के बिना क्लास में पढ़े आ गए मेरी। तो तुमने प्रोविजन देखे थे ना, इधर देखो। 10:30 हो गए, तुम बताओगे अभी। तुम इस समय पर 8 लोग पर्सनली प्रेजेंट हो गए। क्या मेरी बात समझ में आई? इसमें से 4 लोग कहने लगे 2 घंटे हो चुके हैं मीटिंग जब से हम आए हैं, मतलब 11:30 बज गए हैं, और हमने बिजनेस भी कुछ ट्रांजैक्ट कर लिए हैं। 2 घंटे तो 12:30 बजे होंगे ना, तो हमने कुछ बिजनेस भी ट्रांजैक्ट कर लिए हैं। जूस पीने का मन कर रहा है, हम अभी आ रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आती है? अब वो जूस पीने चले गए। मैंने कहा कब तक आए जूस पी के? कह रहे 1 घंटा लग गया। मैंने कहा भाई ये तो बिजनेस ट्रांजैक्ट हो गया, ये वाला बिजनेस नंबर 3 1-2 के लिए तुम गए, 1-2 में तो तुम प्रेजेंट थे। अब सवाल ये आया कि कोरम जो प्रेजेंट होनी चाहिए वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टार्टिंग द मीटिंग है, या फिर पूरी मीटिंग में होने चाहिए, या फिर इस वाले प्रोविजन का क्या होगा? बहुत सारे क्या हैं या है, आज जवाब दे। क्या कह रहा है? ये तो तुम बता दोगे। सेम अभी आएगा। मैंने केस बता रखा है क्लास, ठीक। मतलब मैं कुछ ऐसा ना पूछ लूं जो मैंने बताया नहीं हुआ। दो गलती एक साथ ना करें। मतलब अगर आप रिवीजन करके आए होते ना, ये क्लास इतनी मजेदार इन सिंक चल रही होती, मैं बताए जा रहा हूँ, तुम कह रहे हो यस सर, नो सर, टू द पॉइंट आंसर। ये बताया तुमने इतनी देर में सोच के, बताओ। 3 बिजनेस ट्रांजैक्ट कर दिए मैंने इसमें, इनमें से कौन सा वैलिड और कौन सा इनवैलिड? 1 मिनट। एक और 2 वैलिड रहेंगे जब पर्सनली प्रेजेंट थे, और इसको नलिटी बोला जाएगा कि ये डिसीजन लिया ही नहीं गया था। कोरम प्रेजेंट मीन्स थ्रू आउट द मीटिंग, and any business transacted during which time quorum was not present will be equal to nullity। और ये पॉइंट मैंने पढ़ा रखा है, इसका क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन भी है इसका, हाँ, फर्स्ट लेक्चर में ही कराया होगा। आया याद? अच्छा, कह रहे बताओ प्रॉक्सी क्या है और इसके प्रोविजन क्या है। मैंने कहा वो तो सब हमारे बच्चे बता ही देंगे, बस तुम कुछ ऐसा मत पूछ लेना व्हाट इफ, वहीं बह जाएंगे नालायक कहीं के। क्वेश्चन नंबर 13, सुपर मार्ट लिमिटेड ने एजीएम बुलाई है इन ऑर्डर टू ले डाउन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स। क्या ये ऑर्डनरी बिजनेस है? यस। क्या कोई एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट चाहिए? नो। क्या मैंने सही कहा? हाँ। ड्यू टू वांट ऑफ कोरम द मीटिंग वॉज कैंसल्ड।
द डायरेक्टर्स डिड नॉट फाइल द एनुअल रिटर्न विद द रजिस्ट्रार। अब रिटर्न वाला पॉइंट है क्योंकि मीटिंग कैंसिल हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें रिटर्न फाइल नहीं करनी, वो अलग पॉइंट है। वो कहते हैं मीटिंग हो जाने के 60 दिन के अंदर तुम्हें रिटर्न फाइल कर देनी चाहिए, क्योंकि मीटिंग नहीं हुई तो तुम्हें रिटर्न भी फाइल नहीं करें। वो कहते तुम गधे हो, रिटर्न तो एज इट इज फाइल होगी। हालांकि ये कल पढ़ा दूंगा मैं, अभी नहीं पढ़ा रहा। बताओ क्या लिखा हुआ है नाम? मदुराई और बेक्सट्री लिमिटेड इशूड अ नोटिस फॉर होल्डिंग एनुअल जनरल मीटिंग। कौन सी तारीख को? 7 सितंबर को। नोटिस वाज पोस्टेड टू द मेंबर्स ऑन 16 अगस्त। बताओ ये वैलिड है या नहीं? हाँ, इस बार तो पीछे से सर पे मारूंगा, याद आएगा दिमाग तभी चलेगा। तुम भी पढ़ लेना। आगे से बच्चे रोक लेते हैं हाथ को। अरे क्वेश्चन पढ़ो। माना जाएगा ना, बस इतना पूछ रहा हूँ मैं। आप बताओ भाई, आंसर खोल के बैठे नालायक को, बंद कर दो कॉपी को। मुझे नहीं पता, ये बताओ 16 अगस्त सही है या नहीं है? सही है। कब तक दे देनी चाहिए थी? डेट बताओ। कब तक मीटिंग नोटिस दे देना चाहिए था? डेज काउंट करके बताओ, कौन सी डेट तक? रुक जाओ अभी। वैलिड है ना ये? वैलिड है? वैलिड नहीं है। कौन सी तारीख तक दे देना चाहिए? डेट बताओ। 1 मिनट। डेज ही काउंट करने नहीं आते तुम्हें? एवरेज डेट भी मैंने ही पढ़ाया था नालायकों। मुझे डेट चाहिए, दैट्स इट। प्रोविजन आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने, केस आपके सामने, मैं कुछ ऐड ऑन नहीं कर। शट अप, रुक जाओ। डेट बताओ, बस डेट, कुछ मत बताओ। ये अब पता चला इसको। 13। सोच लो, बदलने नहीं दूंगा बाद में। फाइनल आंसर है। तो मतलब गलत होगा तो वो मेरी गलती है। पहले आते हैं 7 सितंबर। पहले आते हैं 7 सितंबर। मैंने कहा 7 को तो छोड़ो, सितंबर में है 6 दिन। फिर आए उससे पहले अगस्त। अगस्त में कितने दिन होते हैं? 15। 31 में से 15 माइनस करो, कितने हुए? 16। यहां तक तो 21 डेज आए खाली। 16 में से एक दिन और घटाओ, 15। तो आंसर क्या हुआ? 13। तो मैं पीट दूंगा आप लोगों को। सुनो सुनो सुनो, पहले मैंने डेट ऑफ मीटिंग एक्सक्लूड किया तो 6 दिन सितंबर में। 13 ही तो आंसर है। 6 सितंबर। सुनो, 6 दिन तो सितंबर में गए। इधर सुनो, 6 दिन कहाँ गए? सितंबर में। फिर उसके बाद मैं वापस आया 15 दिन लेने। 15 दिन माइनस किए तो 16 पे आया मैं अपना जवाब। 16 पे आया तो 16 पे जब आया तो क्या 16 को काउंट कर सकता हूं? आंसर इज नो। 16 को तो पोस्ट करूंगा उसको, सॉरी 16 को तो मीटिंग के लिए नोटिस दिया जाएगा, तो एक दिन पहले आना है। एक तो 7वां दिन हटा दिया और जिस दिन 21वां दिन पड़ रहा है वो हटाओ आप। तो कब आई डेट? 15, और 15 से 48 आवर्स तब हुए 13। खुद ही मना कर रहे हो आप लोग, मुझे पता नहीं क्यों मना नहीं कर रहे थे। 25 का मतलब नॉर्मल माइनस करना होता है, ठीक है। तो 13 तारीख तक उसे मीटिंग का नोटिस देना चाहिए था, लेकिन उसने कब दिया? और नोटिस के लिए पहले आते हैं, अगस्त से सितंबर में मत पहुंच जाना। Some members of the company alleged that the company had not been complied with the provision। तो क्या उन्होंने सही किया? whether the meeting was validly called? No। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम चले गए जाओ भाई, पढ़ा रहे हैं हम। कितनी बड़ी बात बताई हम। If there is a shortfall, state explained by how many days the notice falls short of the statutory requirement। बताइए। तो तुमने 16 दिन तो 3 दिन छोटे पड़ गए, क्योंकि तुम्हें 13 तारीख तक क्या नाम है प्रोविजन बता देना चाहिए था। क्या मेरी बातें समझ में आती हैं आपको? ठीक। कैन द डिले
इन गिविंग नोटिस बी कॉन्डोन, बताइए क्या ये जो डिले है नोटिस में, क्या इसे कॉन्डोन किया जा सकता है अगर शॉर्टर नोटिस है? आंसर इज यस, किया जा सकता है। लेकिन तुम कौन सी कंपनी हो? लिमिटेड कंपनी हो। लिमिटेड कंपनी हो तो आपको पहले अप्रूवल लेना है या बाद में? नोटिस देने के पहले या नोटिस देने के बाद में? शट, पहले होता है इसमें जी नहीं। पहले जो होता है वो तब होता है जब आपको पहले पूछना पड़ता है, जब रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज करना है तो पहले कर दे, मीटिंग वाली जगह रजिस्टर्ड ऑफिस की जगह रखें या कहीं और रखें। तो कहीं और अगर रख रहे हैं आप तो उसको पहले पूछना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर प्रायर अप्रूवल चाहिए नहीं होता। अगर शॉर्टर नोटिस से भी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। बस इसमें कौन से वाला पॉइंट आ जाएगा बताओ ज़रा, कि अगर कौन सी कंपनी है तो क्या होगा, और कौन सी कंपनी है तो क्या होगा। अगर प्राइवेट कंपनी है तो उनकी कैसी, अनलिस्टेड कंपनी है तो कैसी अप्रूवल चाहिएगी। इसमें क्या होगा, क्या डिले को कॉन्डोन किया जा सकता है? शॉर्टर नोटिस के डिले को शॉर्टर नोटिस नहीं दे सकते? दे सकते हैं। कब? 95%। ठीक है। कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये, कहाँ गया? 14th। येस, द कंपनी सेड डज नॉट प्रोवाइड फॉर एनी स्पेसिफिक रिगार्डिंग द कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, हेंस डिले इन गिविंग द नोटिस कॉलिंग द मीटिंग कैन नॉट बी कॉन्डोन्ड। बात करना। ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन दोबारा करो ज़रा काउंट। क्या हमारी काउंटिंग में कोई गलती है? मैंने कहा पहले काउंट करते हैं क्या। हमने 7 तारीख को हटा दे, पहले नॉर्मल 48 आवर्स ऑफ ट्रांसमिशन हटा देते हैं, नॉर्मल काउंटिंग करते हैं। नॉर्मल काउंटिंग में सितंबर में कितने दिन? पहले सितंबर में 7 दिन लो, नॉर्मल काउंटिंग सितंबर में 7 दिन। तो 7 इधर, सुनो 7 इधर हुआ, और उधर कितने बच गए अभी 21 पहुंचाने के लिए इसको? 15 7 22 होते हैं, 14। तो 14 दिन मुझे इधर आने हैं, तो 14 दिन इधर आओ। अगस्त में 14 दिन वापस आओ तो कितने दिन हो जाएंगे? 17। तो मैं 17 अगस्त को पहुंच गया, लेकिन 17 अगस्त पे जब मैं पहुंचा, सुना है ध्यान से, तो ये क्या, ये क्लियर डेज है ना तो मैंने 7 और ना मैंने 17, दोनों दिन को मैं काउंट नहीं कर सकता। ना तो जिस दिन मीटिंग होगी, ना मैं जिस दिन पोस्ट करूँगा। मेरी बात समझ, तो इसलिए मुझे 2 दिन जाना पड़ेगा 21 डेज क्लियर निकालने के लिए, तो मैं हो जाऊँगा 15 अगस्त पे। क्या मेरी बात समझ में आती है? और उसके बाद मुझे जाना है 48 आवर्स ऑफ ट्रांसमिशन। तो अब समझ में नहीं आ रहा मुझे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। कैसे? ये अभी मैंने नॉर्मल 21 लेके काउंट किया है, 7 भी काउंट किया मैंने। मैं कुछ नहीं, मतलब मैंने छोड़ा नहीं, मैंने नॉर्मल 21 दिन पहले आया, फिर 2 दिन हटा दिए। क्या 16th लिखी है? क्योंकि हमारे हिसाब से तो 48 आवर्स ऑफ ट्रांसमिशन ऐसे ही बोला था उन्होंने, 21 डेज क्लियर हो प्लस 48 आवर्स ऑफ ट्रांसमिशन। एग्जाम में कोई डेट वाला क्वेश्चन आया होगा ना अगर, तो उसे पकड़ना आपका काम है, ये उसमें चेक करेंगे क्या क्या आ जाता है, ठीक है, उसके हिसाब से कोई कंक्लूजन निकाल। मम्मा से बोलो मैं पढ़ के नहीं आया हूँ, पीटेंगे आज मुझे सर, घर नहीं आऊँगा मैं। बैग वापस भेज दिया ना आपने, अपना भी दे देते, बोल दो आज मैं वापस नहीं आऊँगी सर, पीटेंगे। सॉरी, वो तो तुम थे।
KMN केबल्स लिमिटेड शेड्यूल की है एनुअल जनरल मीटिंग, कौन सी तारीख को होनी है, कौन से दिन होनी है, 15 सितंबर को, और कब होनी है, 11 बजे। कंपनी के पास 900 मेंबर है और शेड्यूल डेट पे इतने इतने लोग पहुंचे 11:30 बजे तक। P1, P2, P3 शेयर होल्डर्स है। बताइए क्या शेयर होल्डर्स को काउंट करूंगा कोरम में? क्यों? वही तो काउंट होते हैं पर्सनली प्रेजेंट में, इसलिए। अगले वाले बताओ। P4 है जो ABC लिमिटेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रॉक्सी है। तो प्रॉक्सी नहीं लिखा तो प्रॉक्सी नहीं मानूं? एक मिनट, प्रॉक्सी लिखा नहीं है, प्रॉक्सी ना मानूं? तो वो प्रॉक्सी ही है और वो काउंट हो गए, दो बातें हैं। बेवकूफ। जब भी कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करेगा दैट मींस वो प्रॉक्सी है, लेकिन इस पर्पस में उसे प्रॉक्सी को भी काउंट किया जाएगा, ये बात है। प्रॉक्सी है लेकिन काउंट किया जाएगा, दोनों बातें समझिए। नालायक। अगर क्वेश्चन पूछ ले क्या इसे प्रॉक्सी मानेंगे, कहेंगे ना ना ना, इसे रिप्रेजेंट कर रहा है। P5 रिप्रेजेंटिंग डेफ लिमिटेड, बहरे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। 5 हो गए। कह रहे P6 और P7 प्रॉक्सी, हाँ ये प्रॉक्सी है, इसे काउंट नहीं करेंगे क्योंकि उसमें लिखा है। बताओ क्या प्रॉक्सी? कितने हो गए? और 900 है और पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। ये नालायक कुछ लोग इतने गधे होते, पता है नमस्ते कैसे करेंगे? सर नमस्ते, ऐसे बेचते हैं नमस्ते को, नालायक। एग्जामिन द विद रेफरेंस टू प्रोविजन, क्या बताइए कोरम प्रेजेंट है? कह रहे हैं हाँ। व्हाट विल बी योर आंसर इफ P4 रिप्रेजेंटिंग ABC लिमिटेड रीच द मीटिंग आफ्टर? तो भैया कोरम नहीं है और ये एडजर्न हो जाएगी। उसके बाद इन द लैक ऑफ कोरम डिस्कस द प्रोविजन, क्या होंगे? तो भाई डेट टाइम प्लेस वगैरह सब सेम हो जाएंगे और अगले हफ्ते में, और 3 दिन का प्रायर नोटिस मिल जाएगा अगर कुछ चेंज होगा तो। बात खत्म। जी हाँ, वाह, एंड तक मतलब स्क्रू टाइट हो ही गए। Seventeenth question. With a view to transact some urgent business, Ratna, Rimpi and Rantesh, the 3 directors of जो भी कंपनी है, are desirous of calling a general meeting of company by giving a shorter notice. कौन सी कंपनी है बताना जरा? पब्लिक कंपनी है। Clear day notice. Fourth director Nitesh is of the opinion that such an action will attract penalty provision, contravention. The paid up share capital कंपनी की इतनी है, divided into 3 crore of share, keeping in with the applicable provision. आपको बताना है कि क्या shorter notice दे सकते हैं, यानी कि पूरा थ्योरी क्वेश्चन है कि शॉर्टर नोटिस कब देना है, कितने लोग एग्री करेंगे, कितना पेड अप शेयर कैपिटल, कितने वोटिंग पावर्स, क्या क्या चीज़ें हैं वो सब आपको बतानी है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर किस पे? 18 पे। मिराज शुगर लिमिटेड हेल्ड इट्स 11 जनरल मीटिंग ऑन कौन सी तारीख को? 15 सितंबर को। मीटिंग वाज प्रिसाइडेड ओवर द, अच्छा चेयरमैन वाला पॉइंट आ गया। चलो, यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी रिगार्डिंग प्रोविजन एप्लीकेबल टू मेक एन एंट्रीज। ये तो मिनट्स वाला क्वेश्चन आ गया। एज कंक्लूडेड जनरल मीटिंग, ये भी कंक्लूजन वाला आ गया कि उसे कब तक फाइल कर देनी है रिपोर्ट वगैरह। क्या मेरी बातें समझ में आ गई है? आप सभी का एक ही काम है, एक तो इस सभी प्रोविजन को अच्छी तरह से लिखने लायक याद करना है, पहले आके टेस्ट देना है आपको। टेस्ट आपका इस तरीके से रखूँगा कि आपको 2 बार ना आना पड़े। इसका मतलब अगर 2:45 से क्लास होगी तो 1 बजे या 1:30 बजे से मैं टेस्ट रख लूँगा, ताकि पहले टेस्ट दूँ फिर क्लास लीजिए। क्या मेरी बात समझ में आती है? पक्की बात है। आप टेस्ट कब देंगे आपको समझ में आ गया, और भाई टेस्ट बढ़िया तरीके से देना है, ठीक है? चलिए आप सभी का, हाँ पहले दे दो, आ जाना जल्दी, कोई बात नहीं बाद में दे देना, बंद कर देना एक बार। समझ में आया? इससे रिमेनिंग प्रोविजन हम कल पढ़ेंगे और सारे क्वेश्चन जो भी एग्जामिनेशन वाले हैं वो कल करेंगे। मेरा मन तो था आज ही करने का, लेकिन आपकी एक और क्लास है। क्या हुआ? पानी मंगवाया था, कहाँ से?